अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज गो के बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है जिसका जिक्र होना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले सैलाब की सूरत हाल। सैलाब अपनी तबाहियाँ मचा रहा है और मचाते हुए आगे जा रहा है। अब जनूबी पंजाब के बाद रेले सिंध में दाखिल होंगे। वल्लाह आलम सिंध में क्या तैयारी होती है। बहरहाल आज एक बड़ी हौसला अफजा बात सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ झंग के दौरे पर गईं और वहाँ उन्होंने आज भरपूर दिन गुजारा, मुतासरीन की मदद के लिए गुजारा और कोई तकरीबन आधे दर्जन उनके ट्वीट्स मेरे सामने मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन आज उनकी जानिब से किए गए। इसमें बताया गया कि डीसी किस तरह से काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। उन्होंने हुक्म दिया कि खाना हर शख्स को मिलना चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि आदमी इंसान तो इंसान, खाना जानवरों को भी मिलना चाहिए और इनको भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हाफिजाबाद में ये भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने तमाम रेस्क्यू के इदारों की तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि किस तरह मिल के पूरी इंतज़ामिया लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है। वही है जो मैं ट्वीट्स में देख रहा हूँ, वही है जो मैं फुटेजेस में देख रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये हौसला अफजा बात है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे नहीं पता, तो हम वहाँ जाएंगे, झंग भी जाएंगे और झंग में भी बात करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है और जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो कि उन्होंने सियालकोट के हवाले से की है, लेकिन उनकी उस गुफ्तगू को हम सिर्फ सियालकोट के तनाजुर में नहीं देखेंगे। कश्मीर से लेकर के साहिल तक जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन वो गुफ्तगू सुनाने से पहले ज़रा झंग चलते हैं और वहाँ हमारे नुमाइंदे रमज़ान मिर्ज़ा हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं झंग के, उनसे हम पहले बात करेंगे। फिर आपके मेहमानों का तारुफ भी कराता हूँ। तो देख लें कि आज मरियम साहिबा का दौरा यकीनी तौर पर बहुत अच्छा और बहुत खुशकुन होगा, लोगों को बहुत रिलीफ मिला होगा। वहाँ पर हमने ये भी देखा कि लोग बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए गए। हमने ये भी देखा कि दीनी तालीम देने के लिए भी सिलसिला वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। किताबें तकसीम की जा रही हैं, खाना तकसीम किया जा रहा है। जी रमज़ान मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए क्या सूरत हाल है। आज मरियम साहिबा वहाँ पर आई, यहाँ देख के तो हमें बहुत हौसला अफजा सूरत हाल नज़र आ रही है। देखें, अगर हम सिर्फ इसको जो रिपोर्टिंग की हद है वहां तक देखें तो वाकई ये सूरत हाल बड़ी हौसला अफजा है और जैसे उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। गो के झंग इंतजामिया के लिए शहर के हिफाजती बंद को बचाना, भक्कर रोड के हिफाजती बंद को बचाना और 18 हजारी के हिफाजती बंद को बचाने के साथ साथ क्रीमू बराज को ज्यादा दबाव से और प्रेशर से बचाना एक चैलेंज था और ये चैलेंज इंतजामिया ने और इदारों ने बाखूबी जो है वो पूरा किया है। लेकिन अगली बात यह है इस वक्त कि ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन है और क्या इंतजामिया शहर भर के अलावा सारी मशीनरी मुतहर्रक करने के बाद जो सैलाबी इलाके हैं वहां से 100% जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने में कामयाब हुई है। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें मनफी में इसलिए मिलेगा कि इंतजामिया के मुताबिक 2,98,000 अफराद को जो है वो उनका इनखला पहले ही यकीनी बना लिया गया था। लेकिन इन इलाकों के अंदर जो बसने वाले अवाम हैं उनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा बताई जाती है। और इंतजामिया ही के जारी किए जाने वाले अदादो शुमार के मुताबिक जो इनके पनागज़ीन कैंप हैं मुतासरीन के लगाए गए उसमें 750 अफराद इस वक्त मुकीम हैं। अगर 2,98,000 वहां से इनखला हुआ है और 1,000 के लगभग अफराद इनके कैंप्स में मौजूद हैं तो 2,97,000 अफराद कहाँ हैं ये इंतजामिया के इल्म में नहीं है। अच्छा। मैं इसमें बताता चलूं कि वो अफराद इस वक्त जो चुन पुल है और इसके साथ साथ शाह जीवना का हिफाजती बंद है, हजारों लोग उस बंद के ऊपर मौजूद हैं और वहां तक इंतजामिया की, वहां तक जो रेस्क्यू करने वाले इदारे हैं, वहां तक जो फलाही तंजीमें हैं उनकी रसाई ही इस वक्त मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। 15 किलोमीटर यहाँ से चुनपुल है और आगे 2 से 3 किलोमीटर मसन और खड़कन के इलाके हैं, वहां तक ये भी बताएं। ये तो हमें समझ में आ गई कि अब सारे लोग तो जाहिर सी बातें नहीं निकल पाएंगे और ये सैलाब कवर करने का हमारा भी तजुर्बा है, आपका भी तजुर्बा है, हमें पता है कि इसमें क्या मुश्किलात होती हैं। ये जो हुक्म दिया है, एक तो खाना तो फराहम किया जा रहा है, तो वो 2.5 लाख लोग जो हैं उनको तो खाना शायद क्योंकि आप कह रहे हैं पहुंच ही नहीं है। ये जानवरों के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनको भी फॉडर जो है वो पहुंचाया जाए।
इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त लगभग 3 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी जो है वो जेर आब है, तो वहां से तो बिल्कुल भी चारा नहीं काटा जा सकता। ये 16 से 18 किलोमीटर का सफर तय करना बनता है। तो जंग इंतजामिया सिर्फ शहरी हदूद तक जो है वो मुकय्यद होकर रह गई है, या इनका फोकस जो त्रिमु बराज है वहां तक रहा है। मैं ये समझता हूं कि उस इलाके से जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से भी कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया गया। रमजान मिर्जा साहब, बहुत 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 शुक्रिया, आपने बहुत अहम मालूमात हमें फराहम की। यहाँ बैठ के तो ऐसा लग रहा था देख कर कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैसर अहमद शेख साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और नसीर मेमन साहब। नसीर मेमन साहब माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं। कैसर अहमद शेख साहब जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वफाकी वज़ीर हैं। और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं, और आप भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है, मैं ज़रा वो सुनाता चलूँ और फिर आपसे सवाल करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो है ना, बल्कि बल्दियाती निज़ाम नहीं, पहले हम बात कर लेते, वो जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं और जो ज़मीनें घेरी गई हैं और प्लॉटिंग की गई है, तो ये सिर्फ सियालकोट का मामला नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट की बात कर रही, ये कश्मीर से लेकर और कराची के साहिल तक एक ही सूरत हाल है पाकिस्तान में। सुने क्या कह रही हैं। 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं, और वो जमीन जो है किसी नाले की जमीन है, जमीन जो है वो किसी दरिया की जमीन है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफी मेरे हल्के में क्या हुआ कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी है, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, और उनका पर्दाफाश हुआ है जब इस बारिशों की वजह से और पानी की वजह से 6-6 फुट पानी खड़ा था, 7-7 फुट पानी खड़ा था। जब हमारा इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है, उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? एक तो ये इन्होंने शिकवा किया, दूसरा शिकवा उन्होंने और किया क्योंकि इंतजामिया बेबस हो चुकी है। आप कितने भी दौरे कर लें, बहुत अच्छी बात है, जाएं, लेकिन जो डिलीवर करने वाली बात है ना, वो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। सुनिए जरा ख्वाजा आसिफ साहब को। यहाँ पे जनाब स्पीकर, बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है। जब तरमीम हुई है डेवोल्यूशन वाली, बड़े लोग उस पर क्रेडिट लेते हैं, लेने भी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेना भी चाहिए। लेकिन आप बताएं कि ये सारी डेवोल्यूशन जो है कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर तक रुक गई है। क्या आपका सिस्टम जो है डिवॉल्व हुआ है शहर के लेवल पे, या गांव के लेवल पे, या तहसील के लेवल पे, या जिले के लेवल पे? नहीं हुआ। पावर रेस्ट विद द प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप डिवॉल्व करें, वंड खाओ तो खंड खाओ, आप पावर डिस्पर्स करें, उसमें अवाम को एहसास होगा। आपके बल्दियाती अदारे जो है शहरों में, गाँव में, तहसीलों में जो है हिफाजत करेंगे आपके सिस्टम की, क्योंकि वो जवाबदेह होंगे। उनकी कुंडी जो है खटखटा सकेगा कोई ना कोई वोटर उनका आके मोहल्ले में या किसी भी आबादी के अंदर। लेकिन हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं, आवाम के लिए, हम आवाम को एम्पावर करने के लिए टूल नहीं समझते। बहुत अहम मामलात हैं और बहुत सारे मामलात हैं सैलाब के बाद जो डिस्कस होने चाहिए। तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इमदाद की बात कर लेते हैं जो हुकूमत की तरफ से बाम पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला जो हैं मरियम साहिबा, वो मुतवातिर बाहर निकली हुई हैं, जहां सैलाब आता है वहां पर वो जाती हैं और इंतज़ामिया को बकअप करती हैं, उनका साथ देती हैं, उनकी हौसला अफजाई करती हैं। तो ये हौसला अफजा बात है। देखिए, अगर इंसान जाता है, लोगों को बकअप करता है, ये हौसला अफजा बात है। लेकिन अगर कोई जाता है इस नियत से कि वो सिर्फ अपनी तस्वीरें खिंचवाए और एक शूटिंग करके वापस आ जाए, और उसके लिए उसको पूछना पड़ता है कि वो क्या नाम है उसका, शुएब नाम है, कि पानी किधर ज्यादा खड़ा हुआ है और किस लिहाज से क्या चीज है, तो बहुत सारी जगहों पे लोगों ने उनके वो बता दिया कि जी पानी तो इधर खड़ा हुआ है, शुएब को बुलाओ, वो कहाँ है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन देखिए, आप बता रहे थे कि जो मदद कर रही है गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट NGOs हैं, उनको मना कर दिया कि वो लोगों को की मदद ना करें, उनको खाने पीने का सामान, उनको बाकी चीजें सामान उनको ना दें, और कभी और जो प्रीटेक्स बनाए वो ये है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड वो सही नहीं होगा। अब इमेजिन करें
पाकिस्तान जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट सेनेटर साहब, कंट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा होता मैं है। जमात इस्लामी से राब्ते में रहा हूं, मैं जेडीसी से राब्ते में रहा हूं, ईदी से राब्ते में रहा हूं, तो अब आप जो बता रहे हैं मैं रीचेक कर लेता हूं, मगर मुझे तो ये पता है कि ये सब काम कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, फिर उन्होंने फिर इसका मतलब है वो खाली पीटीआई वालों को मना कर रहे हैं कि आप लोग नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई वाले अगर किसी जगह पे मदद करना चाह रहे हैं तो ये कहते नहीं पीटीआई वाले ना करें, क्योंकि इनको जो डर है, अच्छा। इनके पास तो कोई ऑलरेडी, जैसे अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि कोई आके वोटर खटखटा देता है, इनके तो वोटर कोई है ही नहीं। अगर इनके वोटर होते तो ये जीते हुए होते, ये फॉर्म 47 वाले ना होते। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तो, अगर इन्होंने फर्ज करे एक शख्स को भी, मुझे भी रोका है, आपको भी रोका है, या शेख वकास को रोका है, या किसी बंदे को रोका है और उनको कहा है कि या आप मरियम नमाज की तस्वीर लगाओ और या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करो। फिर आपने देखा है कि उन्होंने एक वो जारी किया है, नोटिस जारी किया है कि आप लोग ये कर नहीं सकते, और उसके ऊपर उन्होंने दफा 144 और वो सारी चीजें कर दी हैं। अगर यही काम करना है तो फिर मतलब आप पाकिस्तानी नहीं हो? आप नहीं चाहते हो कि अगर 5 लोगों की भी उनकी वजह से जान बचती हो या 5 लोगों की भी उनकी वजह से पेट भरता हो तो आप उनको ना पहुंचा सके? ये कैसर अहमद शेख साहब से पूछ लेता हूँ, वापस आऊंगा ना फिर आपसे मैं पूछूंगा कि भाई वो अपनी तस्वीरें लगाएं या वो अब तस्वीर खिंचवाएं, मगर पहुंच तो क्रेडिट तो आप उनको दें ना। आप तो एक सियासी मुखालफत में मेरे ख्याल में शायद ये क्रेडिट भी नहीं देना चाहते। सर मैं वापस आता हूं तो आप इसका जरा जवाब दीजिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, क्या पीटीआई वालों को मना कर दिया गया है कि ये किसी रिलीफ वर्क में ना जाएं, ऐसी कोई इत्तला है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद रज़ा, सबसे पहले तो अभी आपने जंग का पूरा जिक्र किया जी। अभी जंग में तो सैलाब ने आया नहीं है, आना है। मेरे ज़िला चंजोट में जी। कल और परसों में वहाँ था, तो जो तबाही मचाई है वहाँ से हो के गुजर गया 8,55,000 क्यूसेक दरियाए चनाब में, चंजोट से होके फिर जंग सैलाब ने जाना है। तो यहाँ पे सैकड़ों देहात ज़ेरे आब हैं, और मैं 2 दिन वहाँ था, मैं हज़ारों लोगों से वहाँ मिला, और वो 2 लाख से ज़्यादा ज़िले से लोग अपना खाना मकानी कर चुके हैं, अपने घर छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद फसलें, जो खड़ी फसलें हैं उसमें बहुत तबाही हुई है, मूंजी की फसल में और मकई की फसल में। और इसके अलावा रिलीफ जो है, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत और वहाँ पे जो लोकल हमारी इंतज़ामिया है वो काफ़ी कुछ कर रही है। और इस बार पहली बार ये हुआ कि लोगों को अलर्ट करके बाहर ज़ोर से भी कहा गया कि आप बाहर आएँ, और लोग इसलिए जानी नुकसान सिर्फ 2 पूरे ज़िले में 2 अफराद की हलाकत हुई, और बाकी वो बाहर आके गए कहाँ सर? लाखों की आबादी, 8 लाख आप बता रहे हैं, 8-10 लाख सियालकोट में बता रहे हैं, कहाँ गए ये लोग? जी, वो सारे लोग, मैंने पूरा तहकीक किया, मैं 2 दिन सैलाब के अंदर ही था उन सारे इलाकों में। वो लोग ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के पास, जो बाहर सैलाब से ऊंची जगह पे जो है ना देहात, वहाँ चले गए ज़्यादातर, और कोई भी बहुत कम अंदर रह गए, क्योंकि इस बार इंतज़ामिया ने बहुत मेहनत की और कोई अल्लाह के फजल से जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने भी आज ख्वाजा आसिफ साहब के साथ तकरीर की है कौमी असम्बली में, और चंजोट के सैलाब को बताते हुए मैंने कहा कि 18 माह की मैंने आज तक तनख्वाह नहीं लिया एज ए फेडरल मिनिस्टर। मैं पूरी तनख्वाह सैलाब फंड में अपने ज़िले के, अपने हल्के के लोगों के लिए डिवोट करता हूँ, और आइंदा भी जो मेरे टेनोर की तनख्वाह है वो भी डिवोट करता हूँ। और फिर हमने एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की चंजोट डैम बनाने की, तो वो डैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार क्या वजह है, मैंने ये तकरीर में कहा कि हर बार क्या वजह है कि चंजोट और जंग और ये चंद अदला लाखों लोग बेचारे अपने तबाह उनके घर हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे तो परमानेंट कोई हल नहीं निकलेगा, तो क्या वजह है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सर ये डैम की बातें तो हम जब से पैदा हुए होश संभाला है ना, हम उस वक्त से डैम की बातें सुनते हैं। जब सैलाब आता है, जब ऐसी तबाही आती है, जब बारिशें तेज हो जाती हैं, तो ये हम हर दफा सुनते हैं। ठीक कह रहे हैं। होता हुआ था, कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं होता इस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन जरा मौसम की सूरत हाल और ये क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान है, जरा उसका भी थोड़ा सा अहाता कर लें ताकि लोगों को पता चले कि ये मामला है कितना सीरियस। मैं हाफिज पाशा साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा जो ये सैलाब आ गया है, इसके बाद जो हमारी ग्रोथ है
وہ 0 سے 1 کے درمیان رہے گی. جو ہمارے تخمینے تھے وہ سارے تخمینے اب ہوا ہو چکے ہیں, اور اب ہماری گروتھ بڑی متاثر ہوگی, جس کا مطلب ہے نوکریاں کم ہوں گی, غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, اجناس مہنگے ہوں گے, بہت سارے مسائل ہوں گے, تو ان پر بھی بات کرتے ہیں. سر نصیر میمن صاحب, سر یہ جو ابھی ریلے ہیں اس کے بعد بھی کوئی توقع ہے کہ یا خدشہ ہے کہ مزید اس میں بڑھاوا آئے گا, یہ اور خطرناک ہو جائیں گے, یا یہ جو ہو گیا بس ہو گیا, اب سنبھالنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ. اس وقت جو ہیڈ ترمو سے ریلا گزر رہا ہے اس کے پیچھے ابھی ملتان سے اوپر سے پانی زیادہ جو 8 لاکھ کیوسک کے قریب ہے, تو یہ آگے جا کے ترمو اس وقت جو 5.5 ہے یہ ابھی اور رائز ہوگا 1-2 دن. اس کے بعد نیچے جب یہ پنت جائے گا تو وہاں تک پہنچتے دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ کمی آئے, لیکن ابھی یہ پانی سسٹین کرے گا. سندھ تک پہنچتے پہنچتے شاید یہ 7-8 لاکھ کیوسک بن جائے, کیونکہ ادھر سے ستلج کا پانی بھی آئے گا, انڈس کا اپنا پانی بھی آئے گا. تو کافی کریٹیکل صورتحال ہے. پیچھے سے اس وقت کوئی بڑے ریلے نہیں آئے. کل ہم باتیں سن رہے تھے کوئی 8 لاکھ کیوسک اوپر سے آیا, لیکن ابھی تک کوئی اس کی شکر ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی. لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہماچل پردیش, ہریانہ, اتراکھنڈ, وہاں پہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں, اور آج شاید انہوں نے کسی ڈیم کی بات ہو رہی تھی کہ اسپل ویز بھی کھولے ہیں. تو اگلے 15 دن تک یہ ٹینشن رہے گی, اس کے لیے ہمیں مینٹلی ریڈی ہونا پڑے گا. امید کریں کہ کوئی پیچھے بڑی اتنی تباہ کن صورتحال نہ ہو. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ ٹیرین, کچھ علاقے, کچھ ایسے ہوتے ہیں ہموار جہاں پہ یہ بڑا چیلنج ہے کہ جب دریا پلٹتے ہیں تو آپ جیسے ابھی سر بات کر رہے تھے ڈیمز کی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 3 دریا ہیں وہ فلیٹ ٹیرین میں, وہاں پہ کوئی ڈیم آپ بنا نہیں پائیں گے, ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. ایک چنوٹ اور سر اس سے پہلے آپ بہت اہم انفارمیشن دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی, اس کا ادراک ہمیں 2000 کی دہائی کے شروع میں ہی ہو گیا تھا, اور اس وقت ہم نے 2002 میں غالباً اس کی ایک وزارت یا اس کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا, اور یہ ایسا یتیم ڈپارٹمنٹ رہا کہ اس میں کبھی کسی کو وزیر لگایا گیا, کبھی کسی کو مشیر لگایا گیا, اور پھر کبھی کسی کو بھی نہیں لگایا گیا. جب ضرورت پڑی کہ کسی کو کھپانا ہے تو ادھر لگا دیا گیا, بجٹ جو زیادہ تھا اس کو کم کر دیا گیا. تو موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں یہ کلائمیٹ چینج منسٹری یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وفاق نے, اور صوبوں میں تو وزارت بھی کوئی موجود نہیں ہے, میں نے آج دیکھا 4 صوبوں میں کوئی وزارت اس حوالے سے موجود نہیں ہے. تو جتنا بڑا یہ تھریٹ ہے, کیا اتنا ہم اس کو سیریس لے بھی رہے ہیں؟ دیکھیں صوبوں میں ہے کلائمیٹ چینج, وہ کہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کسی شکل میں ہے. صوبوں کی کلائمیٹ چینج پالیسیز بھی بنی ہوئی ہیں, 4 صوبوں کی ہے, وفاقی حکومت کی بھی ہے. ہاں بات یہیں پہ آخر پھنستی ہے. ہمارے پاس واٹر پالیسی, ہمارے پاس کون سا شعبہ ہے جس کی پالیسی نہیں ہے؟ محکمے بھی بنے ہوئے ہیں, چلیں وہ جیسے بھی حال میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف کلائمیٹ چینج کا معاملہ کسی ایک وزارت کا مسئلہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج آپ کے زندگی کے ہر حصے کا نام ہو گیا ہے. اب آپ کا انفراسٹرکچر کلائمیٹ چینج سے الائن کرنا پڑے گا, آپ کی زراعت اس سے الائن کرنی پڑے گی, آپ کے آبی وسائل کرنے پڑیں گے, آپ کے اسکول کا انفراسٹرکچر کرنا پڑے گا, آپ کا روڈ کا انفراسٹرکچر کرنا پڑے گا. ایوری تھنگ از ٹو بی الائنڈ ود کلائمیٹ چینج. پرابلم یہ کہ ہم کلائمیٹ چینج کو ایک وزارت یا اس کو ایک بارش تک ہم نے محدود کر دیا ہے. یہ ایک کمپریہنسو سائنس ہے, یہ کمپریہنسو ایشو ہے جو ہمارے زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر رہا ہے. ہمیں 360 ڈگریز پہ کلائمیٹ چینج کی ایڈپٹیشن چاہیے, ہر جگہ پہ چاہیے. ایک سڑک بناتے وقت جتنے کلورٹس دینے ہیں نا, وہ بھی کلائمیٹ چینج کے ساتھ اب الائن کرنے پڑیں گے. جو پشتے بنتے ہیں وہ بھی آپ کے ہائیسٹ فلڈ لیول کے حساب سے. تو سر ہماری وزارتوں اور ہمارے ان اداروں میں جو صوبائی ادارے, ان میں یہ استطاعت موجود ہے, یہ قابلیت موجود ہے, یا اس قابلیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. ہم جاگتے ہیں جب سیلاب آئے, جب کوئی تباہی آئے, اس وقت ہمیں یاد آتی ہے کلائمیٹ چینج, اس وقت ہمیں یاد آتی ہے پریپیئرڈنیس. میں بار بار یہ اپنے پروگرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جب تک ہم سال کے 12 مہینے 365 دن کی مشق نہیں بنائیں گے, ابھی یہ 2 مہینے کا مشغلہ ہے. یقین کریں مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. آپ ستمبر کے بعد یہ الفاظ یاد رکھیے گا, کتنے پروگرام اور بات چیت اس پہ ہوگی, لوگ بھول جائیں گے, ہم سب, آپ میں سب بھول جائیں گے, تو یہ اور چیز آ جائے گی ہمارے سامنے. یہ ایک مستقل اور ہم یہ جانتے ہیں سر کہ اگلے صرف 10 مہینے اور مزید ہوں گے ہمیں اگلی تباہی فیس کرنے کے لیے. اگلے 10 مہینے کے بعد پھر مونسون ہوگا, اور پھر اسی شدت کا کچھ ہوگا.
یہ تو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے نا. جب مونسون نہیں ہوتا, اپریل میں ہمارے پاس ڈراؤٹ تھا نا, وہ بھی تو کلائمیٹ چینج امپیکٹ تھا. اپریل کے فرسٹ ویک میں تربیلا اور مینگلا دونوں ڈیڈ لیول پہ تھے. کیا ایڈوائزریز آئی تھی کہ صرف پینے کا پانی نیچے ملے گا, فارمرز کو بتا دیں کہ ابھی کاشت نہ کریں. یہ سندھ اور پنجاب میں ایڈوائزریز آئی تھی ارسا کی طرف سے. تو گزارش یہ کہ کلائمیٹ چینج صرف ابھی تو یہ بارشوں کا ہم نے ایک رخ دیکھا ہے. جب یہ نہیں ہوتی تو ڈراؤٹ ہوتا ہے, یہ ڈراؤٹ نہیں ہوتا تو ایکسٹریم ہیٹ ویو ہوتی ہے. جولائی کے پہلے ہفتے میں چلاس 48.5 ڈگری پہ تھا. میں نے اسی وقت کہیں کہا تھا کہ یہ جو ہیٹ ویو چلاس اور اس علاقوں میں آ رہی ہے, یہ یہاں سے ریپڈ سنو میلٹنگ کرائے گی. سنو کم ہوئی ہے, لیٹ ہوئی ہے, کچی برف ہے, یہ پگھلے گی, زوردار طریقے سے پگھلے گی. میں یہ گزارش کروں کہ کلائمیٹ چینج کو میں پھر کہتا ہوں, سال کے 365 دنوں کو ہمیں آپ اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ایک ایک چیز, ایک ایک اسٹیپ, ایک ایک پروجیکٹ, ایک ایک اسکیم, جب تک ہم یہ نہیں اپلائی کریں گے تو یہ صرف باتیں ہوا میں رہ جائیں. سر ایک بریک لینا ہے مجھے, بہت امپورٹنٹ آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ایک کے بعد اس کو ذرا آگے ہی بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز سیاست کے گرد گھومتی ہے. سیلاب بھی کہیں سیاست کے گرد گھوم رہا ہے, ریلیف ورک بھی سیاست کے گرد گھوم رہا ہے, اور یہ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ کراچی میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں ہیٹ ویو سے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں ماضی میں. مردہ خانوں میں جگہ نہیں تھی, اتنے لوگ مر گئے تھے. سیلاب میں لوگ مرتے ہیں, اموات ہوتی ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں. یعنی گرمی ہو یا سردی ہو, ہم کلائمیٹ چینج کو فیس کر رہے ہیں, لیکن سنجیدگی کا جو فقدان ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اس دفعہ سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو, اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے اور اکانومی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ محسوس کیے جائیں گے. ایک سوال کرنے سے پہلے جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ 20 سالوں میں کلائمیٹ چینج نے کیا کیا کیا. 2007 میں سمندری طوفان نے سندھ میں جو ہے وہ تباہی مچائی اور اس سے تقریباً 445 افراد جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئیں اور بڑے پیمانے پر مکانات اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. 2010 میں سپر فلڈ تھا, اس میں تقریباً 1900 سے زیادہ اموات ہوئی, 2 کروڑ افراد متاثر ہوئے, $10 ارب کا نقصان ہوا. 2011 میں پھر سیلاب آیا, 520 اموات ہوئی, 90 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور فصلوں کو نقصان پہنچا. 2012 بارشیں ہوئیں اور یہ کئی صوبوں میں بارشیں ہوئیں, 571 اموات ہوئیں اور درجنوں اضلاع اس سے متاثر ہوئے. 2014 پنجاب اور کشمیر میں سیلاب, اموات جو ہیں وہ تقریباً 360 سے زیادہ ہوئیں. 2015 کراچی میں ہیٹ ویو آئی, 1300 افراد لقمہ اجل بن گئے اور یہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا. 2018-2019 سندھ بلوچستان خشک سالی, ڈراؤٹ آیا اور اس میں نقصان ہوا, 50 لاکھ افراد خشک سالی سے متاثر ہوئے, پانی ناپید ہو گیا. 2022 میں گلیشیئر پھٹنے سے گلگت بلتستان میں تباہی ہوئی اور وہاں پہ پل وغیرہ بہہ گئے اور اموات ہوئیں. سر سینیٹر ہمایوں موہن صاحب, اتنا سیریس معاملہ اور اس پر جو وزارت ہے وہ سب سے لیسٹ پریورٹی والی وزارت ہے, یعنی اس کا بجٹ بھی کم, لوگوں کو کھپایا جاتا ہے آج تک. اب مصدق ملک صاحب آئے, ہو سکتا ہے اس میں سنجیدگی ان کو لگانے میں اور وہ شاید کچھ کام کر کے دکھائیں. تو سر من حاصل قوم, اس میں کوئی پارٹی نہیں, کچھ نہیں, ہم نے اس کا احساس ہی نہیں کیا, ہمیں اس کی سنجیدگی کا ادراک ہی نہیں ہے شاید. سر دیکھیں, اس طرح بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں ہوئی. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں, دیکھیں کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کا, جو امپیکٹ ہے وہ بہت کم امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج پہ. ہاں لوکلی ہم اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں, جو ہمارے ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے یا جس میں ایک ٹمبر مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھو گے, اگر آپ اس کا گراف دیکھو گے کہ 2001 سے لے کے 2013 کے درمیان میں سب سے زیادہ ٹمبر مافیا نے جو ہے نا وہ کے پی میں اور باقی جگہوں پہ کیا ہے. پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ایریا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کے پی میں بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن اگر پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر کے پی میں 0.8 کے قریب اگر وہ ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے ہیکٹر کی زمین کے لحاظ سے, تو پنجاب میں 1.2% کے لحاظ سے ہوئی ہے. تو وہاں پہ پرسنٹیج پھر پنجاب میں زیادہ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو گلگت بلتستان اور کے پی کے لحاظ سے. یہ تو وہ انتظامی معاملات ہیں جس میں ہم بہت بات کر سکتے ہیں. آج ملیحہ لودھی صاحبہ نے کالم لکھا اور انہوں نے ایک بڑی موٹی سی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا, اس کی بنیادی وجہ ایلیٹ کیپچر ہے. ان کے پورے کالم کا خلاصہ یہ ہے. سر میں ادھر یہ لینڈ مافیا بھی ہے, یہ ٹمبر مافیا بھی ہے, کون سا مافیا نہیں؟ سر دیکھیں اس طرح ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے,
मैं आपको कुछ उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की वजारतों में से या जो वजीरों में से 2 या 3 या 4 लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ ही है, जो मुख्तलिफ चीजों पर है। हम लोगों ने जिस तरीके से किया हुआ है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज हमें करना क्या चाहिए इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो बारिशें हुई है ये कोई डैम्स रोक लेते हैं, लेकिन हमें डैम्स की जरूरत है, हर किस्म के डैम्स की है, छोटी है बड़े डैम्स की है। अच्छा, खाली डैम्स नहीं है, हमारे पास बैराजेस भी होने चाहिए, हमारे पास वो मैन मेड जो आपकी झीलें होती हैं, जो लेक्स होती हैं हमारे ऊपर, वो भी, ये सारे रेजर्वॉयर्स है, ये वो रेजर्वॉयर्स है जो आपको आपकी जमीन को रिचार्ज भी करता रहेगा। तो सर उन जमीनों पर तो आबादियां कायम कर दी ना हमने, वही तो डूब रही हैं इस वक्त। सर देखिए ना, यहाँ पे रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है और वो करना पड़ेगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ना मुख्तलिफ चीजों का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब सिंध के साहिल और बलूचिस्तान के साहिल में हमारे पास जो है ना, ये क्या कह सकते हैं, जो एक डेल्टा का एरिया है जो तकरीबन 7 लाख हेक्टर का एरिया। अच्छा, डेल्टा बड़ा जबरदस्त एरिया होता है क्योंकि इसमें नीचे से समंदर और ऊपर से ये मीठा पानी आता है, तो ये जहां पे मिल रहा होता है ये पूरा एरिया होता है और यहाँ पे झींगा बहुत बनता है। अब उसके लिए खास पानी की तादाद भी भेजनी होती है ताकि वो चले जाए। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें क्या हुआ है, तो हॉलैंड ने मेरे ख्याल में कोई 23 या 25 हजार किलोमीटर में मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर उन्होंने डाइक्स बनाई हुई है। ये क्या होता है, ये समंदर के पानी को ये तो उस एरोड वक्त करने होगा से ना रोकता सर। है। ये देखिए, ये तो वो टेक्निकल चीजें हैं जो बिल्कुल सर आप मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो इन्वेस्टमेंट है। जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं रफली बता देता हूं कि 1 हेक्टर से अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको हार्वेस्ट करें तो वहां पे जो झींगा और जो बाकी चीजें उसके थ्रू बनती हैं, मैनग्रूव्स और सारी, वहां से जो इनकम बनती है वो तकरीबन 36 से 56 हजार डॉलर पर हेक्टर के लिहाज से आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो पानी की जो होती है इसकी भी एक वैल्यू होती है। सर माजरत के साथ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इधर कराची के साहिल पे बैठा हुआ हूं और यहां पर अब मछली जो है ना वो 10-12 नॉटिकल माइल आगे मिलती है क्योंकि हमने कराची के साहिलों को आलूदा कर दिया। तो जैसे साहिल को आलूदा किया है, इसी तरह पूरे मुल्क में पानी, मीठे पानी के रिजर्वायर्स जितने, हम उन सबको आलूदा कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का, माहौलियात का हमें कोई अंदाजा नहीं है। मैं वापस आता हूं सर आपके पास, ये क्योंकि मसला इंतजामी है और सियासी भी मसला है। कैसर अहमद शेख साहब, आप लोग, अब सैलाब आ गया, मरियम साहिबा ठीक है वहां पर काम कर रही हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा को आपने क्यों नजरअंदाज कर दिया? सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब, उनको बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जो उन्होंने बात कही। क्या ये जो गुफ्तगू में सुनाने वाला हूं, इसका रद्द अमल है जिस पर आज बात की गई है गौहर खान साहब की तरफ से? फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ऐसी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि इदराक ही नहीं है आपको कि मामलात हैं कितने बदतर। और अब गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुने जो आज उन्होंने कही है। तो कैसर अहमद शेख साहब, ठीक है, जो भी उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनको तो हम नज़रअंदाजी करते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त बात कह रहे हैं गौहर खान साहब, ये तमाम विफाक के ज़ेर इंतज़ाम मामलात हैं। तो आप काबीना में बैठते हैं वज़ीर आज़म से, तो इस पर गुफ्तगू हुई है कि ये तमाम मामलात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाना, हाईवेज़ का तबाह हो जाना, वहाँ पर जो मसाइल उन्होंने गौहर साहब ने बताएं, तो इस पर आप लोगों की तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें, कोई ऐलान नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। मसूद रज़ा, आपने बड़ी अहम बात की। देखिए, आज SCO कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे वज़ीर आज़म भी गए हुए हैं। दुनिया की 1/3 GDP और 40% आबादी SCO में है। आज से 25-30 साल पहले अमेरिका चाइना से 8 गुना था इकानमी। आज अमेरिका और चाइना की एक जितनी हो गई इकानमी। उन्होंने तरक्की की, हम आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं, सूबे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, मीडिया पे यही हो रहा है। हमने रिजल्ट क्या दिया है? आप खुद बता रहे हैं कि GDP 1% हो जाएगी, आबादी में 2% जमा हो रहा है। सारे अगर जब तक हम मिलके बैठेंगे नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, 35 साल मैंने चाइना में कोई 50-60 बार विजिट किया है। आज उन्होंने जो प्रेसिडेंट शी ने कहा है, उसने कहा है ग्लोबल करें आप सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, आप पूरी दुनिया को साथ लेके तरक्की, सारा मिलजुल के तरक्की करें। पहले तो हम ब्लॉक बनाने की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी फलां ग्रुप में है और फलां ब्लॉक में है। तो आज
प्रेसिडेंट शी तरक्की का एक मॉडल है, जिन्होंने 700 मिलियन 70 करोड़ सर, लोगों अंदर को अभी मुल्क में आ जाए से ना, निकाल दिया। माफ कीजिएगा। हम उधर क्यों नहीं जाते? हमारे एक दूसरे अपने मुल्क में आ रहा हूं, अपने मुल्क में ही आ रहा हूं जी। कि हम जब तक बेहतर नहीं करेंगे प्लानिंग अपनी, हम मिल के नहीं बैठेंगे, हम लड़ते ही रहेंगे, तो हमारा क्या, चीन हमारी मिसाल है ना कि हमारा ठीक दोस्त है। था। मुझे एक हमसे ब्रेक के लिए सीखा कहा जा उन्होंने। रहा है कैसर साहब, मैं ब्रेक से आता हूं और रमजान मिर्जा साहब आपसे गुफ्तगू कर देंगे, एक ब्रेक ले लूं बस। वेलकम बैक। ये जितना बड़ा मौजू है क्लाइमेट चेंज, ये किसी एक प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सकता, इससे ज़िंदगी का हर मामला जुड़ा हुआ है। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है, अगली किसी नशिस्त में इस पर मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और नसीर मेमन साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।